और सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी किसान आंदोलन की, क्योंकि 26 जनवरी के बाद पहली बार किसानों को दिल्ली कूच करने की इजाजत मिली है। आज से किसान दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। इसे नाम दिया गया है किसान संसद। दरअसल इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और किसान संसद की तर्ज पर जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। बिल्कुल संसद की तरह पूरी कार्रवाई होगी। इसमें शामिल होने के लिए पंजाब हरियाणा से भी किसानों का जत्था आ रहा है। इसे लेकर तमाम इंतजाम पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये संसद चलाई जाएगी। सिर्फ 200 किसान शामिल हो सकेंगे, इस तरह की शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस से बातचीत किसानों के संगठनों की हो चुकी है। ये दिल्ली कूच सशर्त किया जा रहा है, जिसमें किसानों ने कुछ मांगों को रखा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने मान लिया है। कुछ दिल्ली पुलिस की मांगों को किसानों ने भी माना है। 5 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद, संगरूर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और हिसार। बातचीत करने के लिए मौजूद है राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, आज किसान संसद लगेगी जंतर मंतर पर, क्या तैयारी है? तैयारी है, वहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ से 200 लोग जाएंगे यहाँ से, और हमारा हेड ऑफिस यहीं पे ही है, तो यहाँ से 200 लोग हम जाएंगे। पुलिस की तरफ से सिर्फ जंतर मंतर तक इजाजत दी गई है, उसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। आगे तो उससे आगे है क्या? आगे कहाँ बिल्डिंग है? उससे आगे जंतर मंतर से आगे तो एक चौराहा है, फिर पार्लियामेंट। आगे तो बिल्डिंग है ही नहीं कोई। आगे की क्या रणनीति है किसानों की? 8 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। पता नहीं भाई क्या रहेगी। आंदोलन तो चल रहा, कितने महीने चलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा मतलब है आंदोलन करने से, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का हमारा मकसद है। हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, सभ्य भाषा में अपनी बात हम कह रहे हैं। हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी मांग, आपके कृषि कानून को लेकर। हाँ, निकलता नजर नहीं आ रहा। अभी सरकार ज्यादा सख्त है। इतनी ताकत भी जनता को नहीं देनी चाहिए किसी को। बस 10-20 सीटों तक अप डाउन होता रहना चाहिए। अगर ज्यादा किसी को तो, एक कहावत है गांव में, जो झोटा होता है ना भैंसा, जब वो ज्यादा ताकत आ जाए तो जिस खोर में खाना खावे उसे ही डावे सबसे पहले। तो सरकार तो यह जिसने इसको वोट दी, ये पहले उसे ही डाली। इनको चाहिए सस्ता अनाज, इनको चाहिए आधे रेट में फसल, इनको तो ये चाहिए। इस तरह के कानून ये बना रहे हैं। राकेश जी, बंगाल की तरह क्या यूपी का भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इनमें भी घूमेंगे? हाँ घूमेंगे, इसमें भी घूमेंगे। अब आज के क्या प्लानिंग? क्या जंतर मंतर से आगे भी जाएंगे, कूच करेंगे? क्योंकि जंतर मंतर तो वहाँ पे है, वो पार्लियामेंट का मतलब ही जंतर मंतर होता है। 26 जनवरी जैसी जो घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, क्या हुआ 26 तारीख में? क्या हुआ? बनाई हुई घटनाएं, कोई घटना थोड़ा होती है। क्या हुआ 26 तारीख? 25 लाख आदमी दिल्ली में आए, तो वे खासे भी ना, बताओ तुम। 5 लाख झंडे लेकर आए, तिरंगे नेशनल फ्लैग लेकर आए। दिल्ली को तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी। जनता ने तो फुल्लू से वर्षा करी है उनके ऊपर। राकेश टिकैत हैं जो सीधे तौर पर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो आगे जाएंगे, संसद पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन अलौक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि आज 200 की संख्या में ही जंतर मंतर पर संसद की सत्र चलाया जाएगा। संसद की तरह ही ये किसान संसद होगी और किसानों का ये जो दिल्ली कूच है, ये पूरी शर्तों के साथ इसे इजाजत दी गई है। जंतर मंतर पर आज से किसानों का प्रदर्शन शुरू हो रहा है और 200 लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि हरियाणा और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी किसान इसमें शिरकत कर सकते हैं। टिकैत ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब आंदोलन करने से है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन ये चलता रहेगा। कब तक ये चलेगा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा और यूपी चुनाव में भी ये अभियान चलता रह सकता है।
तो गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना होने से पहले राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप ध्यान रखियो, वहाँ पे भी एक नजर रहनी चाहिए। और ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार कुणाल हैं और हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जंतर मंतर का रुख करेंगे क्योंकि ये आज केंद्र बना रहेगा हिमांशु, और जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, जंतर मंतर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से जंतर मंतर आज केंद्र रहने वाला है इस पूरे किसान आंदोलन का, 200 लोगों तक सीमित संख्या रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, इसको लेकर के जो 2 बार लंबी मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें तय हुई थी कि 200 किसान होंगे और इस पे सहमति बन गई थी और उन 200 किसानों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को समय से पहले मिल जाएगी। नंबर 1 बात ये थी, और दूसरा, उन सभी के पास अपना एक आई कार्ड होगा जिसमें आधार कार्ड इस तरीके का जो सरकारी ज्वाइन किया जाता है, जो सरकारी कार्ड होता है, और उसके अलावा जब वो कार्ड लेकर के पहुंचेंगे तो उन्हें दूसरा एक संयुक्त मोर्चा की तरफ से कार्ड जारी किया जाएगा। और जिन लोगों के पास ये कार्ड होगा, किसान मोर्चा का कहना है कि उन्हीं लोगों को बस में बैठ करके आने की इजाजत मिलेगी। और उसके बाद जब यहां पहुंचेंगे तो देखिए, हम यहां पर आपको जंतर मंतर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब बसों से वो यहां पहुंचेंगे तो उन सभी का आई कार्ड पहले चेक किया जाएगा, जो कि किसान नेताओं से बात हुई है, और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने का मौका यहां पर उन्हें दिया जाएगा। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन की बात कही गई है। और एक चीज और साफ तौर पे कही गई है कि जंतर मंतर से आगे कोई नहीं जाएगा। ये बात किसान नेताओं ने पुलिस से भी साफ तौर पे कही है कि हम जंतर मंतर तक ही जाएंगे। इसलिए इस पूरी जगह को कवर कर दिया गया है। जैसा आप यहां पर बैरिकेड, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को देख रही हैं, इसी तरीके से चारों तरफ से उस जगह को कवर किया गया है, सुरक्षित किया गया है। और जगह जगह पे जो सीसीटीवी कैमरे तो यहां पे पहले से ही लगे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से यहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि एक एक एरिया अच्छे से कवर हो और लगातार उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा भी एक एक हिस्से की जांच की गई है। कमिश्नर यहां पे पहुंचे थे, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के जो स्पेशल कमिश्नर्स हैं वो यहां पर आए थे और पूरे सुरक्षा हालात का जायजा लिए थे। बड़े अधिकारियों का लगातार यहां पर आना हो रहा है और क्या किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है उन सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन भी था और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ लगातार जो किसान नेता है नेहा, उनसे पुलिस बात कर रही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मीटिंग में तय हुए थे वो किसी तरीके से न टूटे, और यही कोशिश है कि जो किसान जो आएंगे यहाँ पे आपके पास हिमांशु, सिंघू बॉर्डर से तस्वीर आ रही है जहां पर किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पूरे लाल लश्कर के साथ पूरी तैयारी है, झंडे उनके हाथ में हैं और ये कई महीनों से इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि संसद की तर्ज पर जंतर मंतर पर ये सभी किसान इकट्ठा होंगे। अब देखना ये होगा कि ये सारे किसान वहां पर पहुंचते हैं या फिर सीमित संख्या जिसका वादा किसानों की ओर से किया गया है 200 का, उतने तक ही ये सीमित रहते हैं। किसान संसद मार्च, देखिए ये पोस्टर बैनर इन सभी बसों पर लगा दिए गए हैं और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई है। सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, वहां से किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कैसे अलग अलग इलाकों से आसपास जो दिल्ली और बॉर्डर से सटे हुए वहां से किसान पहुंचे हैं आज? हाँ देखिए मैं बता दूं कि सिंघू बॉर्डर एक सेंट्रल पॉइंट अगर कहा जाए तो माना गया है किसानों की तरफ से और पुलिस की तरफ से, क्योंकि टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर भी ये प्रोटेस्ट चल रहे थे लगातार, वहां से जो किसानों का संगठन है वो यहां पर आएगा। उसके बाद यहां से बसों के जरिए उनको पुलिस कार्रवाई के द्वारा जंतर मंतर जो है वो लेके जाया जाएगा। पूरा ये जो इलाका है छावनी में तब्दील है। आप देखिए ये बैरिकेडिंग्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं कंक्रीट की। उसके बाद किसानों का जो आंदोलन है जो कि नरेला बॉर्डर के और जो सिंघू बॉर्डर उसके पास यहाँ पे लगातार जारी है। मंच सजाया गया है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे तकरीबन 25 से 30 किसानों के साथ और उसके बाद वो मंच पर पहुंचे हैं। वहां से वो जो भाषण है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पुलिस कार्रवाई के तहत
के साथ जो है वो उनको जंतर मंतर के लिए रवाना जो है वो किया जाएगा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। 200 से ज्यादा किसान जो है वो जंतर मंतर नहीं जाएंगे। इसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से इजाजत जो है वो फिलहाल दी गई है। इससे ज्यादा किसान जो है वो नहीं जाएंगी। हालांकि अलग अलग राज्यों, अलग जो पंजाब हरियाणा की अगर बात कीजिए, वहां से भी किसान जो संगठन है वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। पोस्टर बैनर्स पूरी तरह से तैयार हैं, बसेस तैयार हैं। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ से किसान जो है वो जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। किसान लीडर जो राकेश टिकैत तो पिछले कई दिनों से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन को आगे लेके चल रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी जो आंदोलन है वो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन वो इसी तरीके से अपना विरोध जो है वो जारी रखेंगे। संसद भवन तक वो जाएंगे। कोशिश रहेगी कि सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचाएं, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। साफ तौर पर राकेश टिकैत जो है वो कहते हुए नजर आए हमसे। अगर आपके किसान हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या मंशा है उनकी, क्या आज का प्लान है, किस तरीके से वो अपने आंदोलन को, आज जो ये प्रदर्शन है शांतिपूर्ण और इसे संसद की तरह चलाया जाना है, इसको कैसे आज आगे ले जाएंगे वो? देखिए नेहा, फिलहाल यहाँ पर किसानों को रुकने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो गिने चुने किसान जिनकी लिस्ट पुलिस को दी गई है, सिर्फ वही किसान यहाँ पर पहुंचे थे। वो भी अब सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से आगे जाने की किसी भी शख्स को इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो लोग रोजाना नरेला की तरफ जाते थे, उनका भी रूट जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है कि किसी को सिंगू बॉर्डर तक जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाए। क्योंकि 26 जनवरी के दिन जिस तरीके की घटना दिल्ली के अंदर हुई थी, ऐसी घटना दिल्ली के अंदर दोबारा ना हो, किसानों पर पूरी नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जगह जगह पर इस तरीके की बैरिकेड्स जो है वो किए गए हैं। भारी तादाद में, जहां तक अगर बात कीजिए जंतर मंतर तक, सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई आंदोलन जो है वो सड़कों पर ना हो। नेहा, लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत, मेरे सहयोगी कुमार कुणाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, देखिए, राकेश टिकैत से जब बातचीत हुई तो उन्होंने 26 जनवरी को घटना ही नहीं माना, लेकिन हम सब जानते हैं, तस्वीरें बयां करती हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। वही गलती दोबारा ना हो, वही मंजर दिल्ली में दोबारा ना दिखाई दे, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जो डर पुलिस का है नेहा, वही डर किसान यूनियनों का भी है। उनको भी पता है कि 26 जनवरी अगर दोबारा उस तरीके की घटना होती है तो इस आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और तभी जो शर्त थी पुलिस की, 200 लोगों को ही शामिल होने दिया जाएगा। साथ ही साथ सबकी जो जानकारी है वो पुलिस के पास मुहैया कराई जाएगी और शर्तों के साथ ये छूट दी गई है। 5 बसें चलेंगी। हर किसान यूनियन का संगठन जो है, लगभग 40 संगठन है, उनके 5-5 सदस्य शामिल होंगे और उन 5 सदस्यों की जिम्मे से एक मॉनिटर बनाया जाएगा जो कि जिम्मेदारी लेगा। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसानों का जत्था, इन सबको अलाउ नहीं किया गया है। आप लोग क्या ये जो संसद मार्च है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, किस तरीके से आए हैं? ऐसा हम संदेश देने आए हैं, अपना हक मांगेंगे। अपना जो है युक्त मोर्चा, ये अपने हक के लिए जा रहा है, हक मांगेगा। तो कई सारे आप लोग भी आए हैं, लेकिन 5-5 लोगों को ही बिल्कुल 5-5 हर जत्थेबंदी से लोग गए संसद मार्च के लिए। लोकतंत्र के मंदिर में अपना अधिकार मांगने गए हैं। वहाँ लोग अपनी सदन चलाएंगे, अपनी एक किसान की संसद चलेगी, वहाँ अपनी बात विमर्श करेंगे और अपनी मांग मांगेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो पहले जो यहाँ पर मौजूदगी थी किसानों की, उससे ज्यादा अब मौजूदगी है। लेकिन चूंकि सिर्फ 5 एक संगठन से यहाँ पर जाने की अनुमति दी गई है, इसीलिए ये सब लोगों को यहाँ पर बॉर्डर पर ही रहना पड़ रहा है। यहाँ से ये कुछ लोग जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, कुछ जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर पूरा कार्यक्रम दिन भर का चलेगा। फिर वापस बसों में बैठाया जाएगा, उनको सिंगू बॉर्डर छोड़ा जाएगा और सिंगू बॉर्डर से फिर दोबारा गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, जहां जहां से जो जत्थेबंदी है उनको दोबारा वापस लौटना पड़ेगा। तो ये एक पूरा कार्यक्रम तय किया गया और किसानों को भी पता है कि इस बार अगर 26 जनवरी जैसी घटना होगी तो आगे मुश्किल ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए अनुशासन और नियंत्रण, ये दोनों कीवर्ड हैं इस समय पूरे आंदोलन के। और आज की जो संसद है, किसान संसद का, उसको भी लेकर के पूरी तैयारी किसानों की तरफ से।
अनुशासन और नियंत्रण, सुशांत ने जानकारी दी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जंतर मंतर से। हिमांशु, किस तरीके से अनुशासन बरता जाए, इसको लेकर पहले कई मीटिंग्स दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की हो चुकी है, लेकिन वहां पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, इसको लेकर तैयारियां क्या है? देखिए, इसको लेकर के सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बात तय हुई थी कि कैसे नियंत्रण रखा जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे ग्रुपों में उनको कुल 40 जो संगठन है उनके 40 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 5 लोग होंगे। 4 किसान होंगे जिनके पास 2 आई कार्ड होंगे और एक उनका जो लीडर होगा वो उन सबको जिम्मेदारी रखेगा। वो उनको कोशिश करेगा कि कोई भी जो तय नियम है उससे अलग नहीं जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है जहां से लगातार जंतर मंतर पे जो कुछ होगा, जो पूरे रास्ते में जो पूरा रूट होगा उस पे नजर रखी जाएगी। जंतर मंतर पर जब वो लोग पहुंचेंगे तो यहां पर लगातार नजर रहेगी। दूसरी चीज, सुरक्षा को लेकर के भी पुलिस सतर्क है कि जो यहां पर किसान संसद चलाएंगे तो उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पुलिस के पास कुछ थ्रेट्स की भी इनपुट है, जिसके बाद ये तमाम सुरक्षा किए गए हैं कि जो किसान दिल्ली में आते हैं वो सुरक्षित यहां पर आए, सुरक्षित ये सारा कार्यक्रम हो और उसके बाद उन्हें शाम को 5 बजे यानी ठीक 6 घंटे बाद 11 बजे वो लोग पहुंचने का टाइम है और 5 बजे यहां से निकलने का टाइम है। तो इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम आला अधिकारी जुटे हुए हैं। सबका रोल डिफाइन है, यानी यहां पर जो है यहां पर अधिकारी नजर रखेंगे जो मैदान में यहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम जहां पे तमाम सीसीटीवी को मॉनिटर किया जाएगा वहां पर नजर रखी जाएगी। और जब कॉन्वॉय वहां से सिंघू बॉर्डर से 5 बसों का चलेगा तो उसकी भी पल पल की जानकारी आला अधिकारी लेते रहेंगे कि सही तरीके से ये सारा जो कार्यक्रम है किसानों का जंतर मंतर पे आने का और 9 जुलाई तक का वो अच्छे से चले। और साथ ही साथ जो डीडीएमए की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं उनका भी ठीक तरीके से पालन हो, यानी कोरोना को लेकर के भी कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया था कल, और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर सामान पहुंचा था उन सभी चीजों को सैनिटाइज किया गया था, एंटी सैबोटेज चेक भी किया गया था। यानी पुलिस किसी तरीके की कहीं कोई भी एक चूक नहीं देख रही है। महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में जंग छिड़ गई है। आखिर क्या है ऑक्सीजन से हुई मौत को छिपाने का सरकारी घोटाला? देखिए, सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए दौड़ते भागते लोगों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में जो कहा उसने अब सबको हैरान कर दिया। संसद में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इसी आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन से कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी है, तब भी थी, आज भी है। पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और बीजेपी भी कम हमलावर नहीं। उनकी सफाई है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं आखिर उन्होंने सच क्यों छिपाया और आज दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार, साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए, लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा।
ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है? उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। विपक्ष की तरफ से तमाम पार्टियों ने सवाल दागे, जिसमें महाराष्ट्र से शिवसेना से लेकर एनसीपी ने बंदूक तान दी। लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए, कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन की नहीं बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन जो है वो जिस तरह से वो आज वेंटिलेटर पर उनका राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमें पॉलिटिकल ऑक्सीजन भी सरकार ही दे, वो तो नहीं हो सकता। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। ऑक्सीजन संकट से मौत पर पल्ला झाड़ने की सियासी होड़ मची हुई है। मिलन शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि इसके पीछे योग्यता से ज्यादा शिक्षा मंत्री के कद, पद और रुतबा काम आया है। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अच्छी खासी नौकरी वाली इसी नवाबी के लिए नौजवान मोटी मोटी किताबों को दिन रात एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आरोप है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान में प्रशासनिक सेवा का इम्तिहान कराने वाले आयोग में चयन कराना है तो रिश्तेदारी भी बहुत काम आती है। रिश्तेदारी जो अगर शिक्षा मंत्री से हो तो क्या कहने। मंगलवार को राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा 2018 का नतीजा आया तो पता चला कि राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू प्रतिभा पुनिया, बहू के भाई गौरव पुनिया और बहू की बहन प्रभा पुनिया का भी चयन हुआ। अब शिक्षा मंत्री के बहू और बहू के भाई बहन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाएं, इस पर किसी को क्या आपत्ति। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि इस चयन के पीछे रिश्तेदार हुए मंत्री जी तो डर काहे का वाली कहानी है। बीजेपी के आरोप के मुताबिक शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की बहू प्रतिभा को लिखित परीक्षा में 50% अंक मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में 80%। बहू प्रतिभा के भाई गौरव को लिखित परीक्षा में 47% नंबर मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इन्हें भी 80% नंबर मिला। शिक्षा मंत्री की बहू की बहन प्रभा प्रशासनिक सेवा के रिटन एग्जाम में करीब 46% नंबर पाती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये भी 80% नंबर पा जाती हैं। जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर भी इंटरव्यू में सिर्फ 77 नंबर पाती है, वहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार 80% नंबर हासिल करते हैं। चौथे नंबर के टॉपर को इंटरव्यू में सिर्फ 67 नंबर मिलते हैं, लेकिन मंत्री जी की बहू एंड फैमिली को 80 नंबर। इस तरह से राजस्थान के कुछ और मेहनतकश नौजवान जो आरएएस लगने चाहिए थे, उनके हकों में सीधा सीधा कुठाराघात किया गया है और ये पद का दुरुपयोग का मामला बनता है। किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटन टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। यह एक तरह से इतना गंभीर अनियमितता का नमूना पेश हुआ है कि आरपीएससी में भी इस प्रकार की अनियमितताएं होकर अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है और योग्य को अयोग्य बना दिया जाता है। अब मुद्दा ये कि इसकी जांच कैसे होगी। बीजेपी के आरोप सच्चे हैं या वाकई राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बेटे की ससुराल वाली नौजवान इतने योग्य हैं कि टॉपर से ज्यादा नंबर इंटरव्यू में पा जाते हैं। जांच इसलिए जरूरी है कि अगर सच नहीं पता चला तो मेहनत करने वाले हजारों युवाओं का
इम्तिहान की पारदर्शिता पर भरोसा टूट जाएगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तालिबान के हमलों की अब बात करेंगे, जिसने अफगानिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में फिर से ला खड़ा किया है। अफगानिस्तान के संकट को कवर करने के लिए आज तक भारत का इकलौता न्यूज चैनल है जो वहां मौजूद है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में तालिबान के कमांडर का इंटरव्यू भेजा है। इस इंटरव्यू में तालिबान खुद की मार्केटिंग कर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की उसकी जंग अफगानिस्तान के हित में है। अफगानिस्तान वॉर जोन बन चुका है। तालिबान अपने लड़ाकों के जरिए जिहाद का ऐलान कर रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर उसका कब्जा हो चुका है और बाकी 15% हिस्सा भी वो जल्द अफगानी सेना से छीन लेगा। इस हालात में अफगानिस्तान के भविष्य और उसके जरिए इलाकाई कूटनीति और सुरक्षा नीति की तस्वीर दिखाने भारत का इकलौता न्यूज चैनल आज तक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। कंधार में मौजूद आज तक संवाददाता अशरफ वानी कड़ी मेहनत के बाद तालिबान के प्रवक्ता मौलाना यूसुफ अहमदी से संपर्क साधने में कामयाब रहे। 2 दिन से लगातार तालिबान के साथ संपर्क करने के बाद आज तक देश का पहला चैनल बना जिनके साथ तालिबान के स्पोक्समैन कारी मोहम्मद यूसुफ ने बातचीत की। कंधार में हम थे, कंधार के आसपास ही वो हैं और उन्होंने साफ कैमरे से पे आने से मना किया, लेकिन टेलीफोन पर बात करने को वो राजी हुए। तालिबान के कमांडर और प्रवक्ता यूसुफ अहमदी से आज तक ने कई सीधे सवाल किए और यूसुफ अहमदी एक सधे हुए मिलिट्री कमांडर की तरह हमसे बात करता रहा। दरअसल कहा जा रहा है बार बार कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की मदद के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है जोर दे रही है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी ISI से मदद ले रही है तालिबान? ये बोलता है ये बात गलत है। ये 20 साल से यही अफवाह है कि पाकिस्तान जो है ना तालिबान के साथ हेल्प कर रहा है। ये सारे झूठ है, सारे अफवाह है। हमारे साथ कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। हम लोग जहाज पे नाम से उतरे और हम जो भी करते, कोई मुल्क भी मेरे पीछे नहीं है हमारा। जो दरअसल काफी जो लोग हैं कई जगहों पर आपकी हुकूमत में कह रहे हैं कि आप महिलाओं पर, जो खवातीन हैं उन पर जबरदस्ती डिक्टेट करते हैं। कई जगहों पर तालिबान के पोस्टर छपे हैं बालक वगैरह इलाके में, जहां पर महिलाओं को कहा गया वो घरों से बाहर अकेले न निकलें, उनके साथ जो हैं मर्द हमेशा रहें, वो शिक्षा छोड़े, एजुकेशन जो है वो ना पढ़ें। तो क्या इसमें सच्चाई है या जो तालिबान 2000 में था अफगानिस्तान में और इस तालिबान में फर्क है? دا څه خبرې وروستیو کې دا ټول جعلي دي زموږ له خوا د هیڅ چیرې نه دی ویل شوی. زموږ د اختر پیغام پرون خپور زموږ ژمنه کړې چې د ټولو اتباع او حقوق د ښځو سره دا به موږ تامینوو ورکوو به. دا زموږ رسمي بیانات راځي په دې مورد او دغه شیان موږ رد کړي دي چې جعلي پوسټر جعلي بیانات څوک چې ووایي او دا وکړي او بیا ځینې متاسفانه رسنۍ بې له تحقیق هغه نشري. कारी साहब बोल रहे हैं कि ये सारे अफवाहात है, यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए या किसी ने बयान दिया हुआ है वो सारे गलत है। हमारे एड्रेस से ऐसा कोई चीज़ भी शेयर नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमारे आने से फीमेल्स राइट में भी बरतरी आ जाएगी, फीमेल्स के राइट बरकरार रहेंगे, किसी को भी किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। ये सारे जो बातें हो रही है हमारे एड्रेस से नहीं हो रही है। जिस अंदाज से यहाँ पर इंडिया के टारगेट्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, चाहे डैम्स हो, चाहे फिर हॉस्पिटल हो या दूसरे बिल्डिंग्स हो या बड़े बड़े जो पिछले 20 साल के दौरान यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हो, वो क्यों तालिबान उड़ा रहा है, उनको क्यों निशाना बना रहा है? कि झगड़ा د زموږ هیواد امریکا او ناتو ځواکونو د ناتو څلورتي هیوادونو لخوا اشغال ده. په دې اشغال کې هر رقم خرابوي پکې شوي دي، په بمباروي کې پکې شوي دي. कारी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो 20 साल से जगह खराब हुए, हॉस्पिटल्स खराब हुए, स्कूल खराब हुए, वो हमारी तरफ से नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो लड़ाई के दौरान खामखा जगह खराब होते हैं, पर ये लड़ाई जो है ना अमेरिका और नाटो के दरमियान में लड़ाई थी,
इस लड़ाई के दौरान ज़्यादा जगह ख़राब हुई, ये हम मानते हैं, पर हम लोगों ने ये नहीं किए। हमें सिर्फ वो जगह चाहिए जो वहाँ पे पुलिस रहते हैं, वहाँ पे अमेरिकन रहते हैं, हम वो जगह उड़ाएंगे। वो जगह हमें चाहिए कि उसे ख़राब करना, हमारी पॉलिसी है ये। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये जगह हमें नहीं चाहिए, ना हमने ख़राब किए हैं। इन जवाबों से लग सकता है कि 2021 का तालिबान अपने आप को 1996 से 2001 के तालिबान से अलग रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहा है, जहां वो दुनिया की सरकारों से रूबरू हो सके। लेकिन तालिबान की सच्चाई उसके कमांडर की जुबानी हमें मिल ही गई। विदेशी न्यूज एजेंसी के भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर तालिबान की दलील गले उतरने वाली नहीं। कारी साहब से आप ये पूछे कि दरअसल कुछ दिन पहले जो है कंधार के पास एक हिंद का जो है जर्नलिस्ट मारा गया, आखिर तालिबान की गोली से वो क्यों मरा? नो यो खबर खुदा से तागा मुख पता जो कि न तो वजह से झगड़ा की वजह से तो मालूम मना न वजह से तक झगड़े मंच ततले वो अव्वल ذات खबर ऐलान बायद मुख सर पा महंगे के लाड़ से मुख खबर की मुख जमीन और तो मसायद को बिया लाड़ से खबर याल पखपल दे। ये कारी साहब बोल रहे कि वो जर्नलिस्ट जो था उसको जब वहाँ पर जाना था तो हमारे साथ उसे कांटेक्ट करना चाहिए था। और फिर दूसरी बात ये कि वो पुलिस के साथ था, वहाँ पर लड़ाई थी और वो एरिया जो था वो पुलिस के हाथ में था। तो जर्नलिस्ट को चाहिए कि यहाँ पर नहीं जाए, जब जाना भी हो तो हमें कांटेक्ट कर ले। हमें पता नहीं है कि अभी जर्नलिस्ट है या वो पुलिस है। आज तक ने दानिश सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में जब अफगानी सेना के एक कमांडर से बात की थी तो उन्होंने तालिबान की क्रूरता की बानगी सामने रखी थी। बोदा कुलूसवाली डिस्ट्रिक्ट है अफगान कंधार के, तो वो वहाँ पे ये न्यूज जारी करा था, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। तालिबान ने अपना बैरक दरवाजे पे लगाया, तो वो इंडियन जर्नलिस्ट जो था वो वही हादसे में दानिश सिद्दीकी उसी वक्त वहाँ पे मौजूद था, अपना ये न्यूज वीडियो कर रहा था। तो तालिबान की तरफ से वो एक दफा गोली पे लगाए, फिर उसके सर पे टांग चढ़वाए, गाड़ी टांग उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई है। तो उसी वक्त जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। तालिबान मध्य युगीन सोच पर चलने वाला एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जिससे किसी संवेदनशीलता की उम्मीद बेमानी होगी। अमेरिका तो अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल चुका है, लेकिन अब क्षेत्रीय स्थिरता के गंभीर खतरे के बीच भारत की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब रूस ने मार्च महीने के अपने रवैये से उलट अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को खुलकर स्वीकारा है। अफगानिस्तान संकट गहराने के बाद से भारत भी बेहद सक्रिय है। अफगानिस्तान की शांति और एक लोकतांत्रिक सरकार भारत के हित में है। 1999 के कंधार कांड का सबक भारत के सामने है। हम इस वक्त कंधार हवाई अड्डे पर है और ये वही हवाई अड्डा है जिस पर दिसंबर 1999 में सबसे बड़ा दुनिया का विमान हुआ था। नेपाल से जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो इसी हवाई अड्डे पर कंधार में लाई गई थी और उसके बाद जो है कई दिनों तक जो गतिरोध है वो हाईजैकर्स के साथ बना रहा और तब यहाँ पर तालिबान की सरकार थी। मुल्ला उमर ने खुली छोड़ दी अपहरणकर्ताओं को, क्योंकि उसके बाद जो डील हुई उसमें देश का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और एक जो है जहादी उसके बदले जो है उन सभी विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाया गया। अभी भी करीब 30 साल गुजर चुके हैं उस मामले को, लेकिन इन 23 सालों के दौरान उस हाईजैकिंग ने पूरी दुनिया में एविएशन ट्रांसपोर्ट को बदल दिया। तारिकों के साथ अशरफ आली, कंधार एयरपोर्ट।